जय हिंद साथियों, डिजिटल क्लासेस फतेहपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में सारी चीजें क्लियर कर ली थी। स्वर, व्यंजन, इनके बारे में हम समझ लिए थे। हमने हिंदी वर्णमाला 2 वीडियो में बना के डाल दिए चैनल पे, और जिन लोगों ने हिंदी वर्णमाला नहीं देखा उन वीडियो को तो देख सकता है। और उनको देखने के बाद आज का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं संधि। आज हम पढ़ेंगे संधि, क्योंकि वर्णमाला से संबंधित संधि भी है। तो हम पहले वर्णमाला पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे हम संधि। चलिए स्टार्ट करते हैं संधि के बारे में। संधि क्या होती है? पहला सवाल यही है कि संधि क्या होती है। ठीक है, तो संधि का मतलब होता है, संधि का जो अर्थ है, संधि का जो अर्थ है, इसका अर्थ होता है मेल। मेल भी होता है, संयोग भी होता है और समझौता। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है, संयोग होता है और समझौता भी होता है। और क्या होता है? समझौता। तो संधि का मतलब क्या है? इसका अर्थ है मेल, संयोग या समझौता। अब समझौता, जब समझौता होगा, 2 पक्षों के बीच समझौता होगा, तब वो दोनों पक्ष मिलकर क्या होंगे? एक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार हिंदी में संधि का मतलब है कि जब 2 वर्ण मिल करके समझौता करके एक हो जाएं तो वो हो जाती है संधि। ठीक है, तो संधि की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो हम संधि की परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे संधि की परिभाषा? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। वर्णों के, यहाँ पे विकार का मतलब होता है कि एक नया 2 अक्षर मिलकर एक नए में समाहित हो जाए। कैसे? जैसे हमने लिखा विद्या प्लस आलय। क्या लिखा? विद्या प्लस आलय। तो ये जो द्या है, इसमें ये बड़ा आ आकर के मिल जाता है और ये क्या बन जाता है? विद्यालय बन जाता है। तो इस बड़ा आ किसमें मिला? इस द्या में आके मिल गया। और इस बड़ा आ के मिलने से सिर्फ एक ही, यहाँ पे चूंकि इसको अलग अलग की अभी संधि नहीं हुई। जब संधि नहीं हुई तो विद्या अलग शब्द है, आलय अलग शब्द है। लेकिन जब संधि हो जाती है तो ये जो दीर्घ आ है, ये इस द्या में मिल करके गायब हो जाता है, और यही हमारी क्या है? संधि है। दूसरी बात पूछी जाती है, अगर यह संधि है तो फिर संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद क्या है समझते हैं। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। विच्छेद का अर्थ क्या है? अलग होना। अब किससे अलग होना? अपने पूर्व के शब्दों में। अगर किसी भी शब्द में संधि हो गई है, वर्णों में संधि हो गई है, तो विच्छेद कब होगा? जब वो अपने पूर्व, यानी पूर्व के खंडों में, जिन वर्णों में संधि होती है वो पूर्व के खंडों में जब आ जाते हैं, यानी वो पूर्व के खंडों में, पूर्व के खंडों के मतलब क्या है? जैसे हमने लिख लिया विद्यालय, संधि इसमें हो चुकी है। अब इस संधि से पूर्व के खंड कौन कौन से थे? तो एक था विद्या, एक था आलय। तो हमने इसको क्या अलग किया?
अलग कर दिया था, विद्या प्लस आलय। क्या कर दिया था हमने? विद्या प्लस आलय कर दिया था। तो ये संधि होने के बाद में और ये संधि विच्छेद के बाद में। तो संधि विच्छेद में क्या होते हैं? जो पूर्व पहले वाले खंड थे वही आ जाते हैं, तो वही हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। इतना हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ है मेल, संयोग या समझौता। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि जो पूर्व के खंडों में विभाजित हो जाए उसी को हम बोलते हैं संधि विच्छेद, ठीक है। तो ये आप परिभाषा से संबंधित सारी चीजें थी, आपको परिभाषा याद रखना है और इसका अर्थ याद रखना है, ठीक है। अब समझते हैं संधियों के भेद। संधि के भेद क्या आ गया? अगली हेडिंग है हमारी संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती हैं? हमारी हिंदी में संधियां कितनी प्रकार की होती हैं? बहुत संधियां, आपने कई संधियां पढ़ी हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं रहेगा आपको तो ऑप्शन में आएगा 3, 5, 4 या 2। ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि हिंदी में कितने प्रकार की, कुल कितने प्रकार की संधियां होती हैं। तो ये आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर विधिवत आपको नहीं पता है तो आप कभी 5 लगा सकते हैं, कभी 3, कभी 4, कभी 2। आपको जब विधिवत नहीं पता है तो पहले हम समझते हैं कि 5 नहीं लगाना है, कितने लगाना है, कैसे क्या है, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन करके पूछ भी सकते हैं। तो संधियों के 3 भेद होते हैं। एक होती है स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। तो संधियों के भेद कितने हैं? 3 हैं। संधियों के भेद कितने हैं? 3 हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, संधि के भेद कितने? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि किसे कहेंगे, व्यंजन संधि किसे कहेंगे और विसर्ग संधि किसे कहेंगे? जिस संधि में स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर संधि। व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल हो, व्यंजन संधि। विसर्ग का स्वर अथवा व्यंजन से मेल हो, विसर्ग संधि। आराम से, बहुत छोटी सी परिभाषा, इसको रटे रहेंगे। स्वर स्वर मिले स्वर संधि, स्वर के साथ में व्यंजन मिला या व्यंजन के साथ में व्यंजन मिला तो व्यंजन संधि, और विसर्ग के साथ में स्वर मिला या व्यंजन मिला तो विसर्ग संधि। आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि की परिभाषा आप चाहें तो लिख लीजिए। जिस संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है वो स्वर संधि कहलाती है। जिस संधि में स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है तो वो व्यंजन संधि। और जिस संधि में विसर्ग का स्वर से अथवा व्यंजन से मेल होता है वो होती है विसर्ग संधि। आपको उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा संधियों के भेद, ठीक है। ये आपके मुख्य संधियों के भेद हो गए। अब सबसे पहली संधि आई हमारी स्वर संधि। तो ये संधियों के प्रकार हो गए 1, 2 और ये 3 प्रकार की संधियां हिंदी में होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे बात करते हैं हम स्वर संधि की। पहली हमारी कौन सी संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? जब स्वर का स्वर से मेल हो, जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो वह संधि कौन कहलाती है? वो संधि कहलाती है स्वर संधि। तो नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही समझ जाएंगे। स्वर का स्वर के साथ जब मिलन होगा तो होगी स्वर संधि। स्वर के साथ स्वर का मिलन स्वर संधि, ठीक है।
स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। यानी जो स्वर संधियां हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं। पहली होती है दीर्घ संधि। पहली कौन सी है? दीर्घ संधि। दूसरी है वृद्धि संधि। तीसरी है गुण संधि। और चौथी है आपकी दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, और आपकी एक और बच गई है अयादि संधि। अयादि संधि। ये 5 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। कौन सी? स्वर संधियों के भेद हैं। काहे के भेद हैं? स्वर संधियों के भेद हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार की। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। एक बार फिर से याद करेंगे। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की संधियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 5। कौन से? स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। और संधि के कितने भेद? 3 भेद। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछे संधि के भेद कितने हैं तो संधि के भेद हैं 3। संधि के भेद कितने हैं? 3। लेकिन अगर स्वर संधि के भेद पूछा जाए, इसके स्वर संधि के भेद तो है भैया 5। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, यड़ संधि, ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। लेकिन संधि के कितने भेद हैं? 3 हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधियों के भेद हैं भैया 3 और स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। इसमें से हम एक संधि को लेकर के चलेंगे। पहले स्वर संधि कंप्लीट करेंगे, फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि में सबसे पहले आई दीर्घ संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे, फिर यड़ संधि के बारे में, फिर अयादि संधि के बारे में। इस तरीके से पांचों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। हमने जब वर्णमाला पढ़ाया था तो हमने स्वर के भेद बताए थे, और स्वर के भेद में यह बताया था कि कुछ ह्रस्व स्वर होते हैं और कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, वही ह्रस्व और दीर्घ बनेंगे। अगर आपने वर्णमाला देखी है, वर्णमाला वाला वीडियो देखा होगा, तो आपको ह्रस्व समझ में आया होगा, दीर्घ समझ में आया होगा। अगर वहां से आपने ह्रस्व और दीर्घ समझ लिया होगा तो आप चुटकी बजाते हुए आप संधियां करेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग डाल लीजिए दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि कैसे होगी? जो ह्रस्व होगा वही तो दीर्घ होगा, जो ह्रस्व होता है वही दीर्घ होता है। तो हमारे अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा से कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस परिभाषा में यही आपके लिखा हुआ है कि जब कोई किसी भी अब इसको ऐसे कह लीजिए, जब समान वर्ण मिलता है या कोई ह्रस्व स्वर आया आ ई उ, इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यदि
ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद में कोई उसी वर्ग का या उसी का समान वर्ण आए तो उस ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। ठीक है, परिभाषा थोड़ी सी कठिन लगेगी, लेकिन आप उदाहरण से समझेंगे तो बहुत आराम से लगाएंगे। हमने क्या कहा? ह्रस्व स्वर। जितने भी ह्रस्व स्वर थे वही अब क्या बनेंगे? दीर्घ बन जाएंगे। और जब ह्रस्व स्वर दीर्घ बन जाएंगे तो वही क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, और एक री भी है। क्योंकि री का दीर्घ यहाँ पे हिंदी में री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। तो आ के साथ में यदि कह रहा उसी का समान वर्ण, यदि ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद में उसी का समान वर्ण आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाते हैं। ये परिभाषा है जो है दीर्घ संधि की। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर क्या है? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। यानी छोटा आ के साथ में अगर छोटा आ मिल गया तब क्या हो जाएगा? इसका दीर्घ। दीर्घ क्या होता है? बड़ा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। और अगर छोटा आ के साथ में बड़ा आ गया तब भी क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ये ह्रस्व है और ये भी ह्रस्व है। अगर समान वर्ण है, परिभाषा में भी यही है, अगर उसी का समान वर्ण आता है यानी आ ई ऊ के बाद में यदि उसी का समान वर्ण आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो आ के साथ में छोटा आ है तब भी दीर्घ हो जाएगा। अगर छोटा आ के साथ में बड़ा आ आए तब भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। और अगर बड़ा आ के साथ में छोटा आ आया तब भी बड़ा आ बनेगा। और अगर बड़ा आ के साथ में बड़ा आ आया तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो यहां तक समझ में आया? ये चीजें अभी नहीं समझ, अभी आप इतना पढ़ते चलिए। जैसे ही उदाहरण देंगे आपके मन में तुरंत क्लिक होगा कि ये बड़ा आ या दीर्घ क्या था। ठीक है, अभी यहां तक आप समझते चलिए। यदि आ के बाद में आ आया तो भी बड़ा आ, यदि आ के साथ में बड़ा आ आया तब भी बड़ा आ, या दीर्घ आ के बाद में ह्रस्व आया तब भी आ, और बड़ा आ के बाद में बड़ा आ आया तब भी बड़ा आ हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि छोटी ई के साथ में छोटी ई आई तो हो जाएगी बड़ी ई, और छोटी ई के साथ में बड़ी ई आई तो भी क्या हो जाएगी? बड़ी ई। और अगर छोटा ऊ के साथ में छोटा ऊ आया तो हो जाएगा बड़ा ऊ, और छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ आया तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। अगर बड़ी ई के साथ में बड़ी ई आई तब भी क्या बनेगी? बड़ी ई। और अगर बड़ा ऊ के साथ में बड़ा ऊ आया तब भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा। यानी कुल मिला के दीर्घ ही सबका होना है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर ये इतनी चीज समझ में नहीं आ रही तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं। जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है तो ठीक है समझिए, और नहीं समझ में आ रहा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे ही उदाहरण देंगे आपके मन से तुरंत निकलेगा ये होगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। यदि ह्रस्व के बाद में दीर्घ उसी का समान वर्ण दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। इसका एक प्रमुख उदाहरण है आपका दीर्घ संधि का, लिख देते हैं आपको। शिवालय। क्या है? शिवालय। अब कैसे? शिवालय को हम अलग करेंगे, शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय। और इस वा में क्या है? हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर छोटा आ छिपा होता है। तो जैसे ही हमने इससे क्या निकाल लिया, इससे भैया हमने निकाल लिया छोटा आ। समझ पा रहे हैं? जब हमने इससे छोटा आ निकाल लिया तो ये किसके हलंत के साथ आ गया। हलंत के साथ मतलब ये आधा हो गया, मतलब इसे स्वर ही निकाल लिया हमने।
अब प्लस इधर क्या बचा, बड़ा आ, इसको मिला दिया और लय आपका इधर लिख दिया। और हमने अभी फार्मूला क्या लिखाया था, फार्मूला समझ लीजिए क्या लिखा था कि अगर छोटा आ के साथ में बड़ा आ आता है, या छोटा आ के साथ में छोटा आ आता है, या बड़ा आ के साथ में बड़ा आ आता है, हर कंडीशन में बनेगा दीर्घ आ ही। तो छोटा आ और बड़ा आ दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे, दीर्घ आ हो गए, दीर्घ आ हो गए। अब आगे हम लिखते हैं शिव, हलंत के साथ में आगे लिखते हैं ला और या लय। ठीक है, अब देखिए, अब बड़ा आ हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी भाई एक मात्रा बनाई गई है, और इसीलिए जब हम ये जो मात्रा है इस वा में जोड़ देंगे तो वा में स्वर आ गया, वा में दीर्घ स्वर दीर्घ आ गया। जब वा में स्वर आ गया तो ये हलंत अपने आप हट जाएगा, आगे बचा ला और या, ला और या हमने लिख दिया। तो ये होती है हमारी दीर्घ संधि। पहला उदाहरण हम समझे हैं, शिव प्लस आलय, वा से हमने आ निकाला, इससे बड़ा आ निकाला, बड़ा आ छोटा मिलकर के बड़ा आ बना, फिर इसमें जोड़ा तो यह बन गया शिवालय। क्या बना, शिवालय। तो पहला जो हमने फार्मूला क्या बताया था, पहले हमने बताया था, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ। पहले एग्जाम्पल इस फार्मूले के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका छोटा आ इधर भी मिले, छोटा इधर मिले और हो जाए बड़ा आ। ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण है राम प्लस अयन, राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। और ये कई एग्जामों में पूछा भी गया है, क्योंकि यहाँ पर संधि विच्छेद के बाद में आ हो जाता है, और संधि विच्छेद से पहले संधि विच्छेद के बाद में ना होता है और संधि होने पर आ हो जाता है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखने वाली जरूरत है इसको। अब इस माँ में क्या है भैया, माँ में छोटा आ है, सभी को पता है। इस माँ में प्रत्येक जो प्रत्येक व्यंजन होता है उसमें होता है स्वर, और ये छोटा आ इधर लिख लिया, तो इधर क्या बचा, यन बचा, इधर क्या बचा, हलंत के साथ माँ आएगा, हलंत के साथ माँ आएगा कि नहीं आएगा, क्यों आया, क्योंकि इस माँ से हमने क्या निकाल लिया, छोटा आ निकाल लिया, और ये छोटा आ इधर का ले लिया हमने, तो इधर छोटा आ ले लिया तो यन बचा, और इस माँ से हमने जब आ निकाल लिया तो माँ किसके साथ आ गया, हलंत के साथ आ गया। अब इस छोटा आ और छोटा आ, ये जो आपका फार्मूला छोटा आ छोटा मिलकर बड़ा आ बना, ये छोटा आ और छोटा आ को मिला के क्या बना देंगे, बड़ा आ बना दिया। फिर वैसे हमने लिख लिया राम ये हो गया। अब इस बड़ा आ को इस माँ में मिलाना है, इस बड़ा आ को इस माँ में मिलाएंगे, क्योंकि यह है स्वर, और स्वर जब व्यंजन में मिलेगा तो व्यंजन हो जाएगा, पूरा तो हलंत हो जाएगा, गायब। तो कैसे बनेगा, अब ये बड़ा आ ऐसे तो पूरा लिख नहीं सकते, जो ये बड़ा आ है इसको हम पूरा ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसकी क्योंकि इसकी मात्रा बनाई गई, मात्रा आपकी ये है, और इस ना को अना में चेंज कर देते हैं रामायण। तो रामायण का संधि विच्छेद होता है राम प्लस अयन, राम प्लस अयन। उम्मीद करते हैं इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। अगला है परम प्लस अर्थ। यह संधि विच्छेद है, इसकी संधि करनी है। ये अभी कुछ हम संधि विच्छेद देते हैं, संधि करनी है, और कुछ हम संधि देते हैं, उनको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो परम प्लस अर्थ, इस माँ में क्या है, आ है, हमने निकाल लिया, इस वाले आ को इधर ले आए।
और ये दोनों आ मिलकर आगे क्या बन गए, बड़ा आ बन गए। तो इधर ये क्या बचा, माँ हलंत के साथ बचा, ये आ इधर आ ही गया तो ये बचा, इतना बचा इधर का, क्योंकि आ इधर ले आए। और इस आ को जब माँ में हम जोड़ देंगे तो बड़ा आ की मात्रा इसमें लग जाएगी। इसको हम पूरा वैसे लिख लेंगे, क्या बन गया, परमार्थ। तो ये फार्मूला लगा, परम प्लस अर्थ परमार्थ। अगर इतने विधिवत ढंग से आप अगर रटे हैं परम प्लस अर्थ तो रटना अलग बात है, लेकिन अगर आपने इस चीज को करना सीख लिया, इसका पोस्टमार्टम करना सीख लिया, तो आपको जीवन में कभी जो संधि है वो भूलने वाले नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखो कि ज्ञान कभी अधूरा न लो, ज्ञान लो जो समझो तो पूरा समझ लो अच्छे से, एक ही बार में। हम इसको 3 से 4 वीडियो में ये पूरी संधियां पूरी करेंगे, क्योंकि हम पूरा विधिवत आपको बता देंगे कि ये अच्छा आया कहां से। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपकी पूरी संधियां हम कंप्लीट करवा देंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो ये क्या बन गया, परमार्थ। अब अगला दे रहे हैं आपको कल्पांत। कल्पांत का संधि विच्छेद करना है, कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है, बताते हैं। कल्पांत का संधि विच्छेद होता है कल्प प्लस अंत, कल्प प्लस अंत। अब देखें, इसमें हम हलंत लगा देंगे और इससे इसमें हलंत लगा दिए और इससे निकाल लिए क्या, छोटा आ निकाल लिए, प्लस इधर का छोटा आ जोड़ लिए और इधर क्या बचा, ये बचा। इस छोटा आ और ये छोटा आ मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। इधर क्या बचा, ये बचा और इधर कल्प हलंत के साथ बचा। अब ये बड़ा आ इसमें हम जोड़ देंगे, बड़ा आ की मात्रा होती, आपका बन गया कल्पांत। तो कल्पांत का संधि विच्छेद भी हम सीख गए। अगर संधि विच्छेद भी है तो उसको संधि करना भी हम लोग सीख गए। तो उम्मीद करते हैं आपका छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ कैसे हुआ, आप ये चीजें समझ गए होंगे। ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, आसान सी चीजें हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। ध्यान देंगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं छोटा आ प्लस बड़ा आ प्लस बड़ा आ का कुछ उदाहरण बराबर क्या होता है, बड़ा आ। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण, पहला उदाहरण क्या है, विद्यालय। और विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, ये हम कैसे बोल रहे, एक मिनट, ये हम हलंत के साथ ले लिए और यहां से हमने क्या निकाल लिया, बड़ा, अभी इसको संधि विच्छेद करना है। अब इसका संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, विद्या प्लस आलय। अब बड़ा आ इधर भी है, बड़ा आ इधर भी है, बड़ा आ मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा आ बनेंगे। तो ये विद्य प्लस अब इसमें से बड़ा आम निकाल लेंगे, बड़ा आ निकाल लिया, प्लस ये वाला बड़ा इधर निकाल लिया हमने। अब इधर क्या बचा, लय बचा। ये बड़ा आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। इधर क्या बचा, लय बचा और इधर क्या बचा, विद्य बची। उसके बाद में जब बड़ा आ इस विद्य में मिल जाएगा तो ये विद्या बन जाएगा और लय आगे जोड़ देंगे, बन गया आपका विद्यालय। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। बहुत सारे उदाहरण समझ लेंगे इसी जगह पे। अगला देखते हैं, अगर हम बात करें अगले भी उदाहरण का, जैसे हिमालय। अब हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय।
अगर चलो हिमालय का संधि विच्छेद हमने कर लिया, हिम प्लस आलय होता है, और कहीं उसने कहा, इसको मिटा दिया, कहा कि हिम प्लस आलय का संधि क्या होगी, इसकी संधि क्या होगी, तो इसकी संधि क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, हिम मां में हलंत लगाएंगे और इस मां से हमने छोटा आ निकाल लिया और प्लस इधर वाला बड़ा आ निकाल लिया और इधर क्या बचा, लय बचा। अब इस छोटा आ और बड़ा आ को मिलकर, जब हमने कहा था परिभाषा में ही बता दिया था कि ह्रस्व स्वर के साथ में ये उसी का समान मान, यानी छोटा आ बड़ा आ समान मान है, तो उसी का समान मान जब आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो इन दोनों को क्या बना देंगे, दीर्घ बना दिया हमने, क्योंकि यही तो हमने पढ़ा था, फार्मूला भी यही पढ़ा था। अब आगे ला या बच गया, लय हमने लिख लिया। अब आगे देखा हिम, हलंत के साथ हमने लिख लिया। हलंत के साथ क्यों आया, ये चीजें हमने पहले बता दिया कि इससे स्वर ये निकाल लिया गया है। तो आगे क्या हो जाएगा, ये इस बड़ा आ की एक मात्रा होती है ये डंडा जिसको बोलते हैं, ये लगा दिया हमने और लय बन गया आपका हिमालय। अगर आप ये चीज करना सीख गए, वर्ण के अंदर से वर्ण निकालो, फिर उसमें जो है ये इंजीनियरिंग अगर आपको आ गई, ये भैया है तो एक इंजीनियरिंग ही, अगर ये चीजें आ गई तो आप कोई किसी भी प्रकार के संदेश से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कितना भी बड़ा विच्छेद प्रणाली आप कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला है रत्नाकर। रत्नाकर, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हम लिखेंगे, रत्न प्लस आकर, और इस रत्न जब हम लिखते हैं तो ये ना हलंत के साथ आएगा और हमने छोटा आ इधर से निकाल लिया और इधर से हमको मिल गया बड़ा आ, इधर का और रखकर अलग लिख लिया हमने, ठीक है। फिर ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ, और ये बड़ा आ जब ना में मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रत्ना, आगे कर हम जोड़ देंगे, बन गया रत्नाकर। तो उम्मीद करते होंगे आपको आ वाली चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ई वाले कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कबीर, लिखा है कवि प्लस इंद्र। हम ऐसे जनरल तौर से जान जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि ये कबीर लिखा है, लेकिन कबीर होगा कैसे, ये कैसे समझेंगे, कैसे होगा, हम क्या लिखेंगे, का लिखेंगे, वह लिखेंगे, और वह हलंत के साथ लिखेंगे, क्योंकि हम यहां से छोटी ई निकाल लेंगे। यहां से हमने छोटी ई निकाल ली तो वह क्या हो गया, हलंत के साथ हो गया, प्लस छोटी ई हम इधर से निकाल लेंगे, क्योंकि समान वर्ण है तो इनको जोड़ना ही पड़ेगा, तो जुड़ना है तो पहले निकालेंगे, तो इनको निकाल लिया हमने, ये ऐसे इधर बचा, ये इतना लिख लिया। अब छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या हो गई, बड़ी हो गई। फिर हमने का और वह ऐसे लिख लिया और आगे ये हमने लिख लिया। अब बड़ी ई आ गई है तो बड़ी ई की मात्रा होती है, तो हम इस वह पे बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे और ऐसे हमने बना दिया कबीर। तो कबीर का शब्द नीचे कवि प्लस इंद्र, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगला एक संविच्छेद देते हैं आपको, अतीत। अतीत का संविच्छेद करके दिखाइए आप लोग, चलिए कोशिश कीजिए।
अगर ठीक है समझा देते हैं। अतीत, अब अतीत में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये संधि कौन सी है। संधि भैया आपकी दीर्घ संधि है, क्योंकि बड़ी ई मिल गया, बीच में आपको बड़ी ई बड़ा आ बड़ा ऊ, ये 90% चांस है कि आपका दीर्घ संधि होगी। लेकिन हम इसका विच्छेद कैसे करेंगे, इसका विच्छेद कैसे करेंगे, तो अगर हमको नियम याद है, वो फार्मूले याद है, हमने लिखा था ई के साथ में ई आएगा तो बड़ी ई हो जाएगा, छोटी ई के साथ में बड़ी ई आएगा तो भी बड़ी ई हो जाएगा। तो अगर वो चीज हमको याद है तो हम इसको तुरंत कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, अब यहाँ पे बड़ी ई है तो बड़ी ई कब बनेगी, अति प्लस इत, क्या आ जाएगा, अति प्लस इत आएगा। और ऑप्शन में अति प्लस उत, अति प्लस इत, अति प्लस ईत, अति प्लस ईता, ऐसे इस तरीके से ऑप्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है संधि विच्छेद अतीत का होगा अति प्लस इत, अति प्लस इत। अब इस ती से हम छोटी ई निकाल लेंगे, प्लस छोटी ई इधर से ले लेंगे, तो इधर से छोटी ई जब हमने ले ली तो इधर क्या बचा, ता बचा, और इधर से जब ता में से हमने छोटी ई निकाल ली तो क्या बचा, यह ता हलंत के साथ बचा। इतनी चीजें समझे भाई। छोटी ई की मात्रा इसमें लगी थी, हमने इस छोटी ई को निकाल लिया, जब छोटी ई को निकाल लिया तो क्या बचा, अति, अत हलंत के साथ ता बचेगा, अत, ये बचा इधर ता। अब ये छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है, ये छोटी ई और बड़ी ई मिलकर, सॉरी ये छोटी ई और ये छोटी ई मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ी ई बन जाएगी। बड़ी ई बन गई, फिर भी हम लिख लेंगे हलंत के साथ में, और इधर क्या बचा, ता बचा। अब अगर हम देखें ये बड़ी ई है और बड़ी ई की भैया क्या बनाई गई मात्रा, तो हम क्या करेंगे, इस व्यंजन पर इसकी मात्रा लगा देंगे। इस ता पर बड़ी ई हो गया, बड़ी ई लगा दिया और फिर हमने ता जोड़ दिया, आपका बन गया अतीत। तो कितने स्टेप है, 1 2 3 4, चौथे स्टेप में जाके हम चीजें समझ पा रहे हैं। अगर इस तरीके से आपने पोस्टमार्टम करना सीख लिया संधियों में, तो आपकी संधियां बहुत मजबूत हो जाएंगी और कभी आप इसमें रटने की जरूरत नहीं है आपको। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अगला है अगला देखते हैं बधूत्सव। अब वो वाले उदाहरण समझ लेते हैं। बधूत्सव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा वधु प्लस उत्सव। आराम से कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर उसने संधि विच्छेद दिया और कहा पूछा संधि करो, तब कैसे करेंगे, वैसे हम करेंगे वह और धा हलंत के साथ ले लिया, यहां से हमने बड़ा ऊ निकाल लिया, प्लस इधर से क्या मिला, छोटा ऊ मिला, वो आगे हमने ये बच गया, ये हमने इधर लिख लिया। अब छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनेंगे। ये हमने वैसे पूरा इधर लिख लिया, ये हमने लिख दिया वध। अब इस बड़ा ऊ की मात्रा होती है, तो इस धा पर हम क्या लगा देंगे, इसकी मात्रा लगा देंगे और बाकी ये वाला पूरा आपका हम लिख लेंगे, आपका बन गया वधूत्सव। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, इतना हो गया। तो ये थी आपकी दीर्घ संधि। छोटा बड़ा, छोटा छोटा तभी बड़ा, बड़ा छोटा तभी बड़ा, छोटी ई बड़ी तभी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ तभी बड़ा ऊ। ये थी आपकी दीर्घ संधि। एक और देख लेते हैं उदाहरण आपका। अगर हम देखें नदीस, नदीस का संधि विच्छेद क्या होगा, नदीस का संधि विच्छेद क्या होगा,
नदी प्लस इस, नदी प्लस इस। अब इस द में अब इसका फिर देखिए पोस्टमार्टम इसका किया जाए। हमने छोटी ई बड़ी ई इधर से निकाल ली, प्लस इधर भी बड़ी ई है, बड़ी इधर से निकाल ली, तो ये द हलंत के साथ आ गया। इधर क्या बचा, ये सा बचा। ये बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बना, बड़ी ई ही बनेगा। इधर हमने सा लिख लिया, इधर क्या लिख लिया, नद लिख लिया। और उसके बाद में बड़ी ई की मात्रा किस पे चढ़ जाएगी, इस दा पर, और बड़ी इस पे चली आ गया, हमने स्वा जोड़ दिया, आपका नदीस हो गया। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जानकी प्लस इस, इसका संधि, इसकी संधि करना। जानकी प्लस इसकी संधि करना है, तो हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं बड़ी ई के साथ में बड़ी ई आएगी तो बड़ी ई होगी, छोटी ई के साथ में बड़ी ई आएगी तब भी बड़ी ई होगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, इसको बनाते हैं जानक पूर्व लिख लेते हैं, हलन के साथ हो गए। क्यों लिखा, क्योंकि हम इधर से ये बड़ी ई इधर वाली निकाल लिए, इधर से ये बड़ी ई निकाल लिए तो ये बच्चा जानक, जानक, और प्लस ये इधर से बड़ी ई निकाल लिया तो इधर क्या बचा, ये केवल तालव्य सा बचा। और ये बड़ी ई और ये बड़ी ई मिलकर क्या बन गई, बड़ी ई बन गई, और ये बन गए जानक प्लस ई प्लस स। लिखा तो ये भी जानकी से, गलत ये भी नहीं है, लिखा तो ये भी जानकी से, लेकिन चूंकि हमारे स्वरों की मात्राएं होती हैं तो हम मात्राएं लगाएंगे तो हमारा स्थान बचेगा और बेहतर दिखेगा। इसीलिए लिखा ये भी जानकी से, लेकिन अब इस का पे बड़ी ई आ जाएगी तो इसके नीचे से हलंत हट जाएगा और ये आपका जानकी बन जाएगा। इसको देख लीजिए। ठीक है, एक और उदाहरण समझ लेते हैं, फिर आपको दीर्घ संधि यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। एक है भानु प्लस उदय, सॉरी भानु प्लस उदय, ये है संधि विच्छेद। अब आपको इसकी संधि करनी है। हमेशा याद रखिएगा, जो भानुदय होता है, यहीं पर समझा देते हैं। अगर पूछ लिया गया इसका संधि विच्छेद कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन में दे दिया आपको भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ठीक है। इस तरीके से आपके एग्जाम में इस तरीके से ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर उसने पूछा दे दिया भानुदय का संधि विच्छेद कौन सा होगा, इस तरीके से ऑप्शन दे दिए। हम तुक्का कितना भी अच्छा मार लेते हो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। इसलिए हम अगर संधि का नियम याद कर लेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ऊ हुआ है और बड़ा ऊ होने के लिए या तो बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ होगा, या फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ होगा, या छोटा ऊ मिलकर छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा। तो इसका सही उदाहरण ये है। सही संधि विच्छेद क्या ये है, कैसे है समझ लेते हैं। अगर हमने लिख दिया भान ना हलंत के साथ, क्यों हलंत के साथ, क्योंकि इससे हमने छोटा ऊ यहां से ये छोटा ऊ निकाल लिया, प्लस छोटा ऊ हमने इधर से ले लिया, यहाँ क्या बचा, द बचा। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ मिल गया। द हमने ऐसे लिख दिया, भान ऐसे लिख दिया। आगे
भा ना पर जब बड़ा ऊ की मात्रा आ जाएगी तो भानु और फिर द हमने लिख दिया। तो संधि करने के बाद में दीर्घ ऊ हो गया, लेकिन संधि विच्छेद करने पर ह्रस्व ऊ रहता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दीर्घ संधि आपकी यहां तक कंप्लीट होती है। कल हम अगली संधि पर बात करेंगे और सभी लोग इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। और अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये वीडियो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।